हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस की श्रृंखला में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली क्लास 11th की एक और वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका टाइटल है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू, जिसे लिखा है AR विलियम्स ने। प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है डिस्कवरिंग टट, यह एक रोमांच से भरी हुई कहानी है। इस लेसन का जो मुख्य कैरेक्टर है, जिसका नाम है टुट, वास्तव में इसका पूरा नाम था तूतन खामेन। यह लेसन वास्तव में तूतन खामेन के जीवन और उसकी मृत्यु, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द बड़े ही रहस्यमयी और बड़े ही रोमांचकारी ढंग से घूमती है। टुट वास्तव में मिस्र के शाही परिवार का एक बाल उत्तराधिकारी था और यह शाही परिवार सदियों तक मिस्र पर सफलतापूर्वक शासन किया था। टुट की मृत्यु बहुत कम समय में हो गई थी। वास्तव में वह अपने वंश का अंतिम शासक था, जिसने केवल 9 वर्ष तक शासन किया था। उसके मौत ने एक राजवंश का अंत कर दिया था। उसकी मौत कैसे हुई, यह एक अनसुलझी पहेली है। और थोड़ा उसके इतिहास पर नज़र डालते हैं। टुट के जो पिताजी थे या ग्रैंडफादर है, उनका नाम आमेनहोटेप थर्ड था। ये एक शक्तिशाली शासक थे और दूर दूर तक इनकी ख्याति फैली हुई थी। साम्राज्य विस्तार के नाते भी ये जाने जाते थे और इन्होंने मिस्र पर 40 साल तक शासन किया था। इनकी मौत के बाद इनका बेटा गद्दी पर बैठा और इसने आतन की पूजा की और जम करके इनका प्रचार प्रसार किया। आतन सूर्यदेव को कहा जाता है। इसके अलावा आखेंटन, इसने अपना नाम जो था वो आखेंटन यानी सूर्यदेव रख लिया। इसने अपनी राजधानी का भी परिवर्तन कर दिया। बहुत सारे पुराने मंदिरों को तोड़ डाला। सूर्यदेव के अनेक मंदिर बनवाए। लोगों की भावनाओं को आहत किया, विशेष रूप से धार्मिक भावनाओं को इसने आहत किया। बहुत से मंदिरों को बंद करवा दिया। इसके बाद एक और राजा बना जो अज्ञात था और उसके मरने के बाद टुट यानी तूतन खामेन राजा बना, जिसको शॉर्ट में आप लोग टुट टुट बार बार सुनते हो। इसने 1333 BC से 1324 BC तक शासन किया। इसने पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अमुन देवता की पूजा की और 9 वर्ष तक कुशलता पूर्वक शासन किया और एक दिन तूतनखामेन की अचानक मौत हो गई और उसकी मम्मी को बना करके एक विशाल पिरामिड के भीतर रख दिया। यह लेसन वास्तव में प्यारे बच्चों टुट की अप्रत्याशित और रहस्यमयी मौत कैसे हुई, इसी को उजागर करने का प्रयास करती है। कम उम्र में हुई उसकी मौत एक पहेली से कम नहीं थी। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि टुट राजघराने में जो चल रही साजिश थी, तूतनखामेन उसी का शिकार बना। आओ प्यारे बच्चों, हम लोग इस लेसन को शुरू से लेकर के अंत तक अच्छी तरीके से देखते हैं और पता लगाने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में उसकी मृत्यु का वास्तविक कारण क्या था। प्यारे बच्चों, जब टुट यानी तूतनखामेन मरा तो उसकी जो आयु थी वो वास्तव में 13 से लेकर के 19 वर्ष के बीच में थी। वह एक शक्तिशाली परिवार का वास्तव में अंतिम उत्तराधिकारी था। इस परिवार ने मिस्र और उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज्य किया। टुट सोने के आभूषणों सहित मरने के बाद पिरामिड के भीतर लिटा दिया गया और अंत में लोग उसको भूल गए। सन 1922 में उसके मकबरे की खोज की गई। तब से आधुनिक संसार ने यह अनुमान लगा लिया था कि वास्तव में उसके साथ क्या घटना घटित हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो घटना घटित होने के विषय में अनुमान लगाया जाता था, वो अनुमान था कि उसकी मृत्यु वास्तव में एक मर्डर थी, एक वध था और कुछ नहीं। अब
जब लगभग 80 वर्षों के बाद टुट ने अपना मकबरा छोड़ा तो वास्तव में उसका सिटी स्कैन करना था, जो उसके जीवन, जो उसकी मृत्यु के विषय में नए नए तथ्य प्रस्तुत करती। वह इस बालक राजा की शुद्ध न्यायिक पुनर्रचना के लिए बिल्कुल ठीक तथ्य और आंकड़े प्रदान करती। यही वजह था उसकी डेड बॉडी का सिटी स्कैन करने का निश्चय किया गया। तो जब भी सिटी स्कैन होगा तो मैं वहाँ पर सिटी सिटी बोलूँगा, आप लोग उसको समझ जाना बेटा कि वो सिटी स्कैन है। जब राजा टुट को प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान, जिसे वैलीज ऑफ किंग्स कहा जाता था, यानी राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था, जहां वह विश्राम कर रहा था, और जब पहली पहली बार पिरामिड से टुट की डेड बॉडी को निकाला गया तो बहुत ही रहस्यमयी घटना वहां पर घटित हुई। हुआ क्या क्या? तेज हवाएं चलने लगी, विचित्र और अस्वाभाविक अनोखी शक्ल आकाश में दिखाई देने लगी। पूरा दिन रेगिस्तान के ऊपर आकाश में घने काले बादल तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे, यानी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एटमॉस्फियर भुतहा सा हो गया था। वे तारों को भूरे रंग की ताबूत से ढक रहे थे। 5 जनवरी सन 2005 की सायं 6 बजे की बात है। संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी के सिर को सबसे पहले सिटी स्कैनर में डाला गया, ताकि इस युवा शासक, जिसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, चिकित्सा संबंधी रहस्य जो अभी तक अनसुलझे थे, विलंबित थे, को बहुत ही करीबी से जांचा जा सके, देखा जा सके। यह युवा शासक 3300 वर्ष से भी अधिक समय पहले मरा था और आज पहली बार उसकी डेड बॉडी को निकाला गया ताकि सिटी स्कैन किया जा सके और उसकी मृत्यु के, उसके मर्डर का रहस्य जो था, जो छिपा था, उसका रहस्योद्घाटन किया जा सके। तीसरे प्रहर सारे संसार से आए पर्यटकों की सामान्य पंक्ति अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए नीचे तहखाने में आई। इसका जो मकबरा था तूतनखामेन का, वो लगभग 26 फुट गहरे तहखाने में था, जहां आज बहुत भीड़ लगी थी। कब्रों वाले कमरे में उन्होंने दीवारों पर भित्ति चित्रों को टकटकी लगा करके देखा, फिर स्वर्ण जड़ित टुट के चेहरे को ध्यान से देखा। ताबूत के बाहरी ढक्कन को मम्मी की आकृति का बनाया गया था, जो आश्चर्यजनक विशेषता थी। कुछ दर्शक गाइड बुक लेकर के उसके कुछ अंश को बहुत स्लो स्लो आवाज में पढ़ रहे थे। अन्य पर्यटक जो भी थे वहां इर्द गिर्द, वे शांति के साथ खड़े थे और कल्पना कर रहे थे कि शायद टुट की मृत्यु 18 से 19 वर्ष के बीच में हुई थी। सब लोग उसके असामयिक मृत्यु के विषय में विचार कर रहे थे। कुछ आश्चर्य से कांप रहे थे कि क्या राजा का अभिशाप है जो उसको परेशान करने के लिए उनकी मृत्यु या दुर्भाग्य के रूप में गिरता है, वास्तविक रूप से सत्य था या असत्य था। और कहा भी जाता है कि जिसने भी तूतनखामेन की पिरामिड में झांकने का प्रयास किया, भीतर जाने का प्रयास किया, उसकी बहुत ही रहस्यमयी ढंग से मृत्यु हुई। इसीलिए उसके पिरामिड को खोलने की हिम्मत कभी किसी ने नहीं की। जाही हवास ये मिस्र के पुरातात्विक वस्तुओं या भवन के सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल थे। जब मम्मी पर लंबी पहली नज़र डालने के लिए झुके तो उन्होंने देखा मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में थी, और इसका कारण यह था कि संभवतः 1920 के दशक में कार्टर, जिन्होंने पहली बार तूतनखामेन की पिरामिड को खोजा था, हावर्ड कार्टर वास्तव में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। उसने वर्षों तक निरर्थक खोज की और उसके बाद सन 1922 में टुट के मकबरे को खोज निकाला। यद्यपि उसके अवयवों की जल्दबाजी से पूरी तरह से खोज की गई थी, वे आश्चर्यजनक ढंग से पूरे थे। वे अवयव किसी समय प्राप्त सबसे धनी शाही संग्रह रहे और मिस्र के राजाओं की गाथा का अंग बने रहे। अत्यधिक आकर्षक सोने की मानवकृतियां, उनकी शाश्वत चमक इस बात की गारंटी देती थी कि वास्तव में
तूतनखामेन का पुनर्जन्म हुआ होगा। इन चीज़ों ने खोज के समय सनसनी उत्पन्न कर दी और वे अब भी सबसे अधिक ध्यान का केंद्र थे। पर टुट को भी दिन प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं, जिनकी आवश्यकता जीवन के बाद भी होगी, उनके साथ दफनाया गया। उसके कब्र में बोर्ड गेम, कांसे का रेजर, लिनन से बने नीचे पहनने के वस्त्र, भोजन, शराब के बक्से, ये सब उसके कब्र में या उसके ताबूत के भीतर रखे गए थे। पिरामिड में राजा के साथ दफनाए हुए खजाने को सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखने के महीनों बाद कार्टर ने 3 ताबूतों के समूह की खोजबीन करनी शुरू की थी, क्योंकि वहां पर केवल एक ताबूत नहीं था, वहां पर 3 ताबूत थे। पहला ताबूत खोला गया, जिसमें कफन में मालाएं सजी हुई मिली। ये मालाएं बिलोज की, जैतून के पत्तियों की, जंगल सलेरी की, कमल के पंखुड़ियों की और कॉर्न फ्लावर से बनाई गई थी। इन समस्त चीज़ों को देखकर एक मामूली संकेत हम लोगों को मिलता है कि तूतनखामेन को मार्च या अप्रैल महीने में दफनाया गया होगा। जब वह अंतिम रूप से ममी पर पहुंचा तो कार्टर को कुछ परेशानी हुई। धार्मिक संस्कार में प्रयुक्त राल जो भी थी, सब कठोर हो गई थी। उसमें टूटे अपनी ठोस ठोस सोने से बनी ताबूत की तली में चिपक गई थी। यानी उसकी डेड बॉडी जो कुछ भी थी, वो नीचे जो ताबूत थी उसी में पूरी तरीके से चिपक गई थी। कार्टर ने बाद में लिखा, कितनी भी उपयुक्त बल का प्रयोग किया जाए, ये जो राल की परतें उसके ऊपर लगाई गई थी, सोने की चादरें जो उसके ऊपर बिछाई गई थी, उसे हटाई नहीं जा सकती थी। क्या किया जाए, इतना ज़्यादा कार्टर परेशान हो गया ताबूत से डेड बॉडी को निकालने के में। मिस्र के सुदूर दक्षिण में सूर्य जो था वो हथौड़े के समान राल को पीट सकता था, और कार्टर ने भी उस राल को ढीला करने के लिए इसका प्रयोग किया। उसने बाहर चमकती धूप में मम्मी को 2-3 घंटे रखा, क्योंकि उसमें जैसे गलन टाइप की आ गई होगी, सीलन आ गई होगी, इसीलिए उसने उस डेड बॉडी को चमकती हुई धूप में 2-3 घंटे रखा और वह 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो गई। कुछ भी हो, डेड बॉडी अपने स्थान से खिसकी नहीं, यानी इसने डेड बॉडी की स्थिति को और भी खराब कर दिया। उसने वैज्ञानिक अनासक्ति के साथ रिपोर्ट की कि पहले अंगों और धड़ के नीचे पूरे पदार्थ को, जितना भी उसके डेड बॉडी के ऊपर लगाया गया था, यानी मम्मी के ऊपर लगाया गया था, छेनी से छीला जाए, तब राजा के शव को उठाना संभव हो सकता है, ऐसा कार्टर ने अनुमान लगाया। वास्तव में कार्टर के पक्ष में कोई विकल्प नहीं था। यदि वह मम्मी को काट कर अलग न करता तो यह निश्चित था कि चोर सुरक्षा कर्मियों को धोखा दे देते और जो भी सोना चांदी मम्मी के ऊपर रखा था उसे बुरी तरीके से नोच कर खसोट करके दूर ले चले जाते। चोरी के चक्कर में तूतनखामेन का पूरा मम्मी बर्बाद हो जाता। टुट के समय में शाही परिवार वास्तव में असाधारण रूप से धनी था और वे सोचते थे, आशा करते थे कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसीलिए डेड बॉडी के साथ, यानी मम्मी के साथ, ढेर सारा सोना चांदी हीरा मोती खजाना रख दिया जाता था। संसार से आगे अपनी यात्रा के लिए राजा टुट के पास चमकती हुई दौलत पर्याप्त मात्रा में थी। वैल्यूएबल कॉलर थे, डायमंड्स थे, रत्नों से जड़ित नेकलेस थे, बाजूबंद थे, अंगुलियां थी, ताबीज़ थे, धार्मिक कार्यों के लिए चोगा, सैंडल, अपनी अंगुलियों और अंगूठों के लिए खोल, और अब मम्मी, प्रतिमा संबंधी आंतरिक ताबूत और मुखौटा, सब चीज़, जितना भी चीज़ उसके साथ रखी गई थी, सब प्योर गोल्ड की बनी थी। टुट को अपनी सज्जा से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने सबसे पहले टुट के सिर को धड़ से अलग किया। फिर
जितने भी जॉइंट्स थे वहाँ से उनको बहुत ही बारीकी के साथ सावधानी पूर्वक अलग किया, ताकि टुकड़ा टुकड़ा कर करके मम्मी को अलग किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए, और जब कार्य समाप्त हो जाएगा फिर हम उसको वैसे ही जोड़ लेंगे। जब उन्होंने यह कार्य समाप्त किया तो उन्होंने लकड़ी के बक्से में रेत की परत पर शव के भागों को इकट्ठा किया। पहले टुकड़ा टुकड़ा कर लिया, फिर नीचे रेत बिछाया, रेत पर उन्होंने डेड बॉडी के पार्ट को रखा, और क्षति छिपाने के लिए या जो डैमेज हो गया था उसको छिपाने के लिए उन्होंने पैड का प्रयोग किया। यह सब उस सैया पर किया गया जहां पर टुट अब भी विश्राम कर रहा था। मध्यवर्ती दशाब्दियों में पुरातत्व विज्ञान बहुत सीमा तक बदल गया है। अब खजाने पर कम ध्यान दिया जाता है और जीवन के आकर्षक विवरणों और मृत्यु के रहस्यों की जिज्ञासा जागृत करने वाली चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी धन से कहीं ज़्यादा आवश्यकता आज जानकारी की है। अब बहुत ही ज़्यादा जटिल यंत्रों का प्रयोग होता है। इससे इसमें चिकित्सा प्रौद्योगिकी भी शामिल है। कार्टर की खोज के 40 वर्षों से भी ज़्यादा पश्चात हो जाने के बाद सन 1968 में एक मानव शरीर रचना के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे लिया और चौंका देने वाले तथ्य का उजागर किया कि राल के नीचे जो उसकी छाती के ऊपर प्लास्टर के रूप में रखा हुआ था, उसकी छाती की हड्डी और उसके सामने की एक पसली गायब हो गई थी। आज निदान संबंधी मानसिक प्रदर्शन सीटी से भी किया जा सकता है। उसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे को क्रॉस सेक्शन पे ब्रेड की स्लाइस के समान साथ साथ रखा जाता है, जिससे त्रिआयामी यथार्थ शरीर बन जाए। एक्सरे की अपेक्षा सीटी स्कैन टुट के बारे में क्या ज़्यादा चीज़ प्रकट करेगा, और क्या या इन सब में जो दो सबसे बड़े प्रश्न उठ करके सामने खड़े होते हैं, क्या उसका जवाब एक्सरे या सीटी स्कैन के माध्यम से मिल जाएगा? पहला क्वेश्चन, वह कैसे मरा? दूसरा क्वेश्चन, वह अपनी मृत्यु के समय कितने वर्ष का था? इसी दो प्रश्न की जानकारी के लिए इतना उथल पुथल मचा था। राजा टुट की मृत्यु एक बहुत बड़ी घटना थी। शाही पैमाने के द्वारा भी यह बहुत बड़ी घटना थी। वह अपने वंशानुक्रम में अंतिम था और उसका अंतिम संस्कार एक वंश की खड़खड़ाहट की मृत्यु थी, पर उसकी मृत्यु के विवरण और भी दुखदायी और उसके घटना के परिणाम और भी अस्पष्ट थे। आमेनहोटेप तृतीय टुट के पिता रहे होंगे या दादा रहे होंगे। ये शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने 18वीं वंशावली के स्वर्ण युग के चरम पर लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। उसका पुत्र एमेनहोटेप चतुर्थ उसका उत्तराधिकारी बना और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग का प्रारंभ यहीं से हो जाता है। नए राजा ने एटेंस सूर्य चक्र की पूजा को प्रोन्नत किया और अपना नाम अखिंतन या एटेन का सेवक बदला, और धार्मिक राजधानी जो पुराने नगर थीब्स में थी वहाँ से उसने उसे हटाया और अखिनेतन में ले गया। यह नगर अब अमारन के नाम से प्रसिद्ध है, और इसके पश्चात प्रमुख देवता एमन पर आक्रमण करके देश को धक्का पहुंचाया तथा उसकी प्रतिमाओं को तोड़ा, उसके मंदिरों को बंद किया। आज अगर देखें, शिकागो विश्वविद्यालय के जो रिसर्च सेंटर के निदेशक रे जॉनसन ने लग्जर में जो थीब्स का प्राचीन स्थल था, कहा वह एक बड़ा भयावह समय रहा होगा। वह परिवार जिसने शताब्दियों राज्य किया का अंत हो गया, और तब अखिनेतन हास्यास्पद होकर रह गया। अखिनेतन की मृत्यु के बाद इसमेनखेर नामक एक रहस्यमय शासक थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ, और वह मुश्किल से ही किसी चिन्ह के साथ जीवित रहा होगा। यानी कोई भी ऐसी मेमोरी नहीं है जिसको हम याद कर सकें उसके समय की।
तब एक बहुत ही कम आयु का तूतनखामन सिंहासन पर बैठा, जिसको आज सब की जगह राजा टुट के नाम से जानते हैं। बाल शासक ने जल्दी ही अपना नाम तूतनखामुन बदल लिया। एमन की जीवित प्रतिमा और उसके पुराने दिनों की जो पूर्व व्यवस्था थी, उसकी स्थापना का पर्यवेक्षण किया। उसने लगभग 9 वर्ष तक शासन किया और तब अचानक ही मर गया। वह अपनी ख्याति के प्रति लापरवाह था और अपने भाग्य को केवल उसके भाग्य का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता था। मिस्र में बहुत सी मम्मी हैं, उनमें एक मम्मी टुटकी भी थी। कितनी मम्मी हो कोई नहीं जानता। मिस्र मम्मी परियोजना ने, जिसने 2003 में के अंत में मम्मी की पूरी सूची बनाना शुरू किया कि वास्तव में मिस्र में कितनी मम्मीज़ हैं, और अब तक 600 मम्मी का एक प्रकार से कैटलॉग बनाया जा चुका है और गणना लेकिन अब भी जारी है। दूसरी अवस्था, सुवाह सिटी स्कैन मशीन से इन मम्मियों का स्कैनिंग करना है। यह मशीन राष्ट्रीय भूगोल समिति और इसके निर्माता सीमेंस ने दान की है। राजा टुट पहली मम्मी है जिसका स्कैन किया गया। वह अपने देशवासियों में जैसे जीवन में शाही ढंग से आगे रहा, वैसे ही मृत्यु में भी वो आगे रहा, यानी सबसे ज़्यादा जांच पड़ताल उसी की गई और सबसे पहले की गई। सिटी स्कैन ने मम्मी को सिर से अंगूठे तक स्कैन किया और क्रॉस सेक्शन से 1700 डिजिटल एक्सरे छवि उत्पन्न की। टुट के सर का 0.62 mm की स्लाइसों में स्कैन किया गया ताकि उसका बहुत ही विस्तृत ढांचा देखा जा सके। वह परिणाम छवि का विस्तृत चित्र है। टुट के संपूर्ण शरीर का इसी तरीके से अभिलेखन किया गया। रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी के विशेषज्ञों ने उन रहस्यों का जांच करना शुरू किया जिसको परियां सोने से जड़े दफनाने वाले मकबरे में इतने दिनों से सुरक्षित रख रही थी। जिस रात को स्कैन हुआ, मजदूर टुट को उसके मकबरे से संदूक में ले गए। ताबूत ले जाने वालों के सामान और ढलान सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर रेत में लाए गए, जो चक्कर खाते हुए उड़ रहे थे। तब हाइड्रोलिक लिफ्ट से ट्रेलर को उठाकर रखा जिसमें स्कैनर था। 20 मिनट के बाद 2 आदमी निकले, पास में कार्यालय तक पूरी गति में दौड़े और 2 सफ़ेद प्लास्टिक के पंख लाए। कूलर, फैन में रेत आने के कारण लाखों डॉलर के स्कैनर को छोड़ दिया गया। राजा का अभिशाप, सुरक्षा कर्मियों ने घबराते हुए मजाक में कहा, क्योंकि इतनी अच्छी मशीन जैसे ही टुट को भीतर डाला गया बंद हो गई। सारे लोगों ने एक अफवाह मचा दी कि कोई भी व्यक्ति तूतनखामन के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त ही नहीं कर सकता है। अंत में अन्य लाए गए पंखों ने इतनी अच्छी तरह से काम किया कि प्रक्रिया पूरी हो गई। कोई तथ्य और आंकड़ा छूट न गया हो, इसको चेक करने के लिए टेक्नीशियनों ने टुट को मजदूरों को सौंप दिया, जो उसे वापस उसके मकबरे में ले गए। 3 घंटे से भी कम समय के बाद टुट का ताबूत से निकाला गया। राजा पुनः उस स्थान पर शांति से लेट गया जहां अंतिम संस्कार करने वाले पुजारियों ने उसको बहुत पहले रखा था। जब ट्रेलर वापस आया, एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन पर टुट की आश्चर्यजनक छवियां देखी। बिखरे हुए सूक्ष्म बिंदुओं से एक धूसर रंग के सिर की आकृति बनी और टेक्नीशियनों ने इसे प्रत्येक दिशा में घुमाया और तिरछा किया। गर्दन की हड्डी के टुकड़े इतने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे जैसे वे एनाटॉमी कक्षा में दिखाई देते हैं। अन्य छवियों ने हाथ को प्रकट किया, पसलियों को पिजड़े के बहुत से सूक्ष्म दृश्य, खोपड़ियों का एक ट्रांसेक्शन दिखाई दिया, पर इस समय दबाव कम हो गया। कुर्सी पर बैठे हुए हवास मुस्कुराए। देखने में उसे राहत मिली। उसने कहा कि कोई बात गंभीरता से गलत नहीं हुई। उसने कहा, मुझे कल रात नींद नहीं आई, मैं 1 सेकंड भी नहीं सोया।
मैं इतना चिंतित था, पर अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और सोऊंगा। जिस समय हमने ट्रेलर को छोड़ा, धातुओं की सीढ़ियों से रेतीली भूमि पर हवाएं उतरने लगी। वे हवाएं प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल खामोशी से रुक गई। इस दिवंगत राजाओं की घाटी में हवा मृत्यु के समान आज ठंडी पड़ गई थी, शांत पड़ गई थी। टुट के मकबरे के द्वार के ठीक ऊपर ओरायन यानी नक्षत्र मंडल दिखाई दिया, जिसको प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के देवता की आत्मा मानते थे। और वह उस चाइल्ड किंग को आज ध्यान से देख रहा था कि उसका चाइल्ड किंग अपने पिरामिड में पूरी तरीके से सुरक्षित है। और जो भी उसे देखने का प्रयास किया, उसने उसके अभिशाप को भी सहन किया। यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। बाय बच्चों।